हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो देखिए, अभी जो हमारा वीडियो डिस्कशन चल रहा है वो अभी हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत को कंप्लीट कर रहे हैं। हमारा ऑलरेडी 4 पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अप्रॉक्स इन 4 पार्ट में हमने 122 लेक्चर डिस्कस किए थे, जिसमें हमने अभी तक के चैप्टर 38 तक कंप्लीट कर लिया है। अभी चैप्टर 39 हमारा डिस्कशन चल रहा है, जो कि है हमारा लोकल गवर्नमेंट। इसका हमारा लेक्चर 2 रहने वाला है। ऑलरेडी हमने फर्स्ट लेक्चर डिस्कस कर लिया है। देखिए, इसमें हम मेनली इस बारे में पढ़ेंगे जो अर्बन एरिया में जो लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट होती है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे चैप्टर 38 में हमने डिस्कस किया था पंचायत राज के पंचायती राज सिस्टम के बारे में कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंस जो भी थे उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी हमने डिस्कस की, जो कि डायरेक्ट सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस में जो पूछे गए थे उसके बारे में हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर लिया था। वो सारी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल, उन सब वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक प्लेलिस्ट है पूरा, आप उसको एक्सेस करके देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है। अगर एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है इंडियन पॉलिटी की तो वो भी आप देख सकते हो। वो उसके लिए भी प्लेलिस्ट पर ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, उसमें हमने वो चीज़ें डिस्कस की है जो कि वो क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस में। देखिए, म्यूनसिपैलिटीज में जो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था उससे पहले देखिए जो हमारा फोर्थ पार्ट है, सॉरी यहाँ पे फोर्थ पार्ट नहीं, यहाँ पे पार्ट फिफ्थ होगा, आप इसको करेक्ट कर लेना। तो ये जो हमारा फिफ्थ पार्ट है लोकल गवर्नमेंट, इसमें पंचायती राज तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम डिस्कस करें म्यूनसिपैलिटीज। जब हमारा पांचवा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद हम पार्ट 6 डिस्कस करेंगे, जिसमें 2 चैप्टर हैं, 40 एंड 41। 40 में क्या है, यूनियन टेरिटरी के बारे में डिस्कस करेंगे और 41 में हम शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लास 6 से लेकर 12 तक ऑलरेडी पॉलिटी कंप्लीट की जा चुकी है, उसका भी प्लेलिस्ट में वीडियो सारे अपलोडेड है। आप प्लेलिस्ट एक्सेस करके वीडियो देख सकते हैं, या तो आप बेल आइकन पे क्लिक करके भी वीडियो देख सकते हो। अगर आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट एक्सेस करना चाहते हो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये दोनों खत्म होने के बाद हम अपना पार्ट 7 स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से ऑलरेडी हमारा अब एम लक्ष्मीकांत लगभग अब खत्म हो ही जाएगा कुछ दिनों में। देखिए, फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, जो कि अर्बन एरिया में जो गवर्नेंस सिस्टम है इम्प्लीमेंट जो हुआ था उसके बारे में, कि हमने 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके ही जो थर्ड टायर की जो गवर्नमेंट थी, यानी कि सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और थर्ड टायर लेवल पे, मतलब जो लोकल गवर्नमेंट आई थी, तो हमने अर्बन एरिया और रूरल एरिया पे इम्प्लीमेंट किया था। ये सब चीज़ें हमने डिस्कस किया था। इसमें डिफेंस मिनिस्ट्री का क्या रोल था, होम मिनिस्ट्री का क्या रोल था, या मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाएगा। फिर हमने कॉन्स्टिट्यूलाइजेशन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में डिस्कस किया था, मतलब नगर निगम को, या जो भी नगर निगमों थे उनका जो संविधानिकीकरण किया गया था। मतलब संविधानिकीकरण का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविंस उसमें ऐड किए गए थे, उसको डिस्कस किया था। फिर हमने मेन फीचर के बारे में बात किया था कि म्यूनसिपैलिटीज़ का मेन फंक्शन क्या है, क्या मेन विशेषताएं हैं, उसके बारे में डिस्कस किया था। स्ट्रक्चर, वार्ड कमेटी, रिजर्वेशन, टर्म्स ऑफ म्यूनसिपैलिटी, इलेक्शन, पावर एंड फंक्शन, ये सारी चीज़ें, ऑडिट, एग्जामिनेशंस, ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम क्या डिस्कस करेंगे, हमारी कंट्री के अंदर जो 8 तरीके की जो लोकल लेवल आपको बॉडीज देखने को मिलेगा जो कि एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए है अर्बन एरिया में, उस पर डिस्कस करेंगे। म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस कंप्राइज जो 3 आपको अथॉरिटीज देखने को मिलेगा, उस पर डिस्कस करेंगे। हिंदी इंग्लिश आपको दोनों को देखने को मिल जाएगा। फिर हम डिस्कस करेंगे नगर पालिका क्या है। फिर हम जैसे कि बात करते हैं अधिसूचित क्षेत्र में जो भी समिति है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नगर क्षेत्रीय समिति के बारे में डिस्कस करेंगे। छावनी परिषद क्या है उस पर डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे इसमें किसके बारे में, कि जो हमारा नगरीय क्षेत्र है, यानी कि जो हिंदी इंग्लिश आपको यहाँ पे दोनों देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर हम यहाँ डिस्कस करेंगे किसके बारे में, कि जो बंदरगाह जो, या हम जिसे हम कहते हैं न्यास पैटर्न, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे किसके बारे में, कि जो एजेंसी है स्पेशल पर्पस के लिए, यानी कि एजेंसी फॉर जो स्पेशल पर्पस है अंडर दिस, जो भी स्पेशल्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम कंपोजिशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से आज हमारा जो चैप्टर है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन।
देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हमारी कंट्री के अंदर जो आपको 8 तरीके की लोकल बॉडी देखने को मिलेगी जो कि क्रिएट किया गया है एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए अर्बन एरिया पे। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आपको नगर पालिका यानी कि जिसे हम म्यूनसिपैलिटी कहते हैं। दूसरा आपको देखने को मिलेगा नगर निगम जिसे हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं। या हम बात करते हैं किसके बारे में, जो अधिसूचित क्षेत्रीय समिति है जिसे हम शेड्यूल्ड एरिया कमेटी भी कहते हैं। वैसे ये तो हिंदी वर्ड है, उसका इंग्लिश में आप देख सकते हो कि जो शेड्यूल्ड एरिया कमेटी है। या हम बात करते हैं अर्बन एरिया कमेटी, या हम बात करते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड के बारे में, या हम अर्बन एरिया के बारे में बात करते हैं, या हम पोर्ट जो कि स्पेशल पर्पस के लिए रहते हैं, पोर्ट एरिया जिसे हम बंदरगाह यहाँ यानी कि न्यास पैटर्न कहते हैं। तो ये सारे आपको क्या है 8 तरीके की लोकल बॉडी आपको देखने को मिलेगा। या हम स्पेशल पर्पस अथॉरिटी या नगर निगम अगर बात करते हैं तब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो इस्टेब्लिश किया गया था फॉर लार्ज सिटी के लिए, यानी कि जो आपको नगर निगम आपको देखने को मिलेगा ये क्या है एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है जो कि इस्टेब्लिश किया जा रहा है किसके लिए, लार्ज सिटी यानी कि जो बड़े बड़े शहर है जैसे कि आपका दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता, हैदराबाद या जो भी अदर बड़ी कंट्री है तो वहाँ के लिए आपको क्या है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी कि नगर निगम आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर बात करते हैं जो मेन म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस कंपेरेजिज है वो 3 अथॉरिटीज में आपको देखने को मिलेगा। पहला है म्यूनसिपल काउंसिल जिसे हम क्या कहते हैं नगर परिषद भी कहते हैं। दूसरा स्टैंडिंग कमेटी जिसे हम क्या कहते हैं अस्थाई समिति। तीसरा आपको देखने को मिलेगा कमिश्नर्स जिसे हम आयुक्त कहते हैं। तो ये 3 अथॉरिटीज आपको देखने को मिलेगा किसके अंदर, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के अंदर में। अगर देखिए अगर हम बात करते हैं हेड कौन होता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस का तो उसे हम कहते हैं मेयर, जो कि लीड करता है किसको, नगर परिषद को। नगर परिषद का मतलब है कि म्यूनसिपल काउंसिल्स को लीड करने वाला जो हेड होता है उसको हम क्या कहते हैं, मेयर। ये चीज आप याद रखिएगा, आपने कई बार नाम सुना होगा मेयर का। फिर देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं यहाँ पे आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगा तो हिंदी वाले स्टूडेंट यहाँ से नोट्स बना सकते हैं। देखिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, नगर पालिका। देखिए नगर पालिका जो इस्टेब्लिश किया गया था वो किसके लिए किया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन के लिए जो कि छोटे स्मॉल टाउन है या हम क्या कहते हैं म्यूनसिपैलिटीज। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से आप कंफ्यूज मत होना, नगर पालिका छोटे टाउन के लिए था और म्यूनसिपल काउंसिल जो कॉरपोरेशन जो था वो बड़े टाउन के लिए, यानी कि ये समझिए जो म्यूनसिपैलिटीज है वो छोटे टाउन के लिए है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सब बड़े टाउन के लिए है। अगर हम इसकी हेड की बात करते हैं, जो नगर पालिका का जो हेड होता है उसे हम कहते हैं जो चेयर होता है या जो वाइस चेयर होता है वो कौन होता है, एडवाइजर होता है। तो यानी कि हेड को हम क्या कहते हैं, नगर पालिका कहते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं अधिसूचित जो क्षेत्रीय समिति है यानी कि जिसे हम कहते हैं एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो शेड्यूल्ड एरिया होते हैं, तो ये डेवलप किए, ये आपको कहाँ पे, डेवलपिंग टाउन या आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन के साइड आपको देखने को मिलेगा। या आप बात करते हो एक ऐसे टाउन जहाँ पे जो उनकी रिक्वायरमेंट है जो फुलफिल्ड है, उनकी जो कंडीशंस है फॉर्मेशंस ऑफ नगर पालिका बट आर डीम्ड सिग्निफिकेंट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब इसका मतलब क्या, देखिए यह वह कस्बा है जिसमें अभी तक नगर पालिका के गठन की आवश्यकता शर्तें पूरी नहीं हुई है किंतु राज्य सरकार के द्वारा यह महत्वपूर्ण माना गया है। तो ऐसे एरिया को बोलते हैं हम अधिसूचित क्षेत्र समिति। फिर देखिए अगर उसके बात करते हैं नगर क्षेत्र समिति के बारे में तो ये इसका जो फॉर्मेशन है या जो फॉर्म है इसकी जो फॉर्म किया गया, इसको जो बनाया गया है वो एडमिनिस्ट्रेशन फॉर जितने भी जो छोटे छोटे एरिया होते हैं या जो छोटे टाउन होते हैं उनके लिए। तो यहाँ पे आपको कौन काम करते हुए देखने को मिलेगा, सब म्यूनसिपैलिटी आपको यहाँ पे काम करते हुए देखने को मिलेगा। इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो इसको जो रिस्पॉन्सिबल है, जो इसके पास आपको टास्क काम देखने को मिलेगा, जो इसका कार्य है वो क्या है, जो भी वेस्ट डिस्पोजल है, रोड है, स्ट्रीट लाइट है एक्सेट्रा, ये इनकी क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनके रिगार्डिंग में इनको काम सौंपा गया है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं छावनी परिषद के बारे में, देखिए छावनी परिषद का जो स्थापना किया गया है वो सिविलियन पॉपुलेशंस इन कैंटोनमेंट एरिया। अब इसका मतलब क्या है, यानी कि ये ऐसे एरिया होते हैं, एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें जो सिविल जनसंख्या के लिए क्या है छावनी परिषद की स्थापना की जाती है। जिसमें अगर हम इसकी बात करते हैं तो 2006 में छावनी एक्ट यानी कि छावनी
कैनोनमेंट एक्ट के उपबंध के तहत क्या इसे गठित किया गया था। यानी कि अगर हम बात करते हैं यानी कि कैंटोनमेंट एरिया जो फॉर्म किया गया था वो 2006 कैंटोनमेंट एक्ट के तहत इसे पास किया गया था, जो कि इसका जो किसके अंडर में ये काम करता है, ऑपरेट जो करता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में ये क्या है, काम करता है। देखिए अगर हम परिषद की जनसंख्या के आधार पे बात करें तो उसको 4 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है जो कि 50,000 से ज़्यादा होता है, दूसरा है जो 10,000 से 50,000 के बीच में होता है, फिर यहाँ पे तीसरा दे रखा है जो कि आपका क्या है, वैसे यहाँ पे तो 2500 मतलब 2500 या 2500 से 10,000 के बीच में, या जो 2500 से कम होता है। तो इस बेसिस पे क्या है, नगर परिषद को जनसंख्या के आधार पे क्या है 4 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। आप ये भी पॉइंट याद रख सकते हैं, ये चारों पॉइंट। वैसे ही अगर आप बात कर लो ना तो क्लास 6 की जो एनसीईआरटी बुक है वहाँ पे भी अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के फॉर्म में आपको ये पढ़ने को मिल जाएगा। अगर आपने क्लास 6 का एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप जब स्टैंडर्ड बुक पढ़ो तो पहले क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की उसकी एनसीईआरटी रीड करो। एनसीईआरटी पे इसीलिए लोग फोकस करते हैं, इससे क्या होता है जो आपका बेसिक होता है वो क्लियर हो जाता है। यदि आप सिविल सर्विस के प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही पूछे गए हैं, वो भी चाहे वो पॉलिटिक्स में हो गया, पॉलिटिक्स में तो पूछे ही गए। आप अगर आप एनालाइज करके देख लो कि 1995 से लेकर के 2021 तक का क्वेश्चन देखोगे तो उसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो डायरेक्ट कहाँ से निकल के पूछे गए, एनसीईआरटी से ही पूछे गए। तो इसलिए कहा जाता है कि एनसीईआरटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। या बड़े बड़े जितने भी जो करेक्ट कैंडिडेट होते हैं जिसने एग्ज़ाम पास कर रखा है, क्वालिफाई कर रखा है, आप उनके इंटरव्यू देखोगे तो पहला आपको सजेशन यही देंगे कि आप पहले सिलेबस देखो, सिलेबस देखने के बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर एक बार एनालाइज कर लो, तब आप अपनी तैयारी शुरू करो। और यही एक स्टार्टिंग जर्नी भी होता है कि हमें कैसे सिविल सर्विस की जो एक मतलब कहा जाता है कि इंडिया टफेट एक जो एग्ज़ाम है तो उसको क्रैक करने का एक जो पहला स्टेप होता है जहाँ से आपकी जर्नी शुरू होती है तैयारी करने की, वो यही है कि आप पहले सिलेबस एनालाइज करें, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर एनालाइज करें, उसके बाद आप बेसिक से स्टार्ट करें यानी कि एनसीईआरटी। अगर आप एक साल की प्रिपरेशंस में अगर आपको करना है तो वो हम संडे की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कि कैसे हम एक साल में जो सिविल सर्विस की जो प्रिपरेशन है वो हम करें। पहले अभी हम यहाँ पे अपना चैप्टर कंप्लीट करते हैं। तो फिर देखिए अगर हम बात करते हैं नगरीय क्षेत्र यानी कि जिसे हम अर्बन एरिया कहते हैं, तो देखिए अर्बन एरिया जो इस्टेब्लिश किया गया था वो पब्लिक इंटरप्राइजेस जो कि प्रोवाइड कराता है फैसिलिटीज टू एम्प्लॉयज रिसेंडिंग इन रेसिडेंटल कॉलोनीज नियर इंडस्ट्रीज। अब इसका मतलब क्या, देखिए अर्बन एरिया एक ऐसा एरिया होता है जो कि आपके किसकी इंडस्ट्री यानी कि जो बड़े बड़े जो उद्योग हैं, फैक्ट्री हैं, कंपनी है, उसके पास जो आपको क्या है इंडस्ट्री देखने को मतलब एरिया देखने को मिलता है जहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं रेसिडेंट या रेसिडेंटल रहने के लिए जो कॉलोनीज आपको देखने को मिलता है, ऐसी एरिया को हम कहते हैं अर्बन एरिया। फिर देखिए अगर हम बंदरगाह की बात करते हैं तो बंदरगाह क्या है, तो इसमें देखिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट फॉर पोर्ट्स एरिया। तो देखिए बंदरगाह पे जो इस्टेब्लिश किए गए हैं, इस्टेब्लिश किया गया है तो उसका मेन पर्पस क्या है, तो पहला है सिक्योरिटी अरेंजमेंट फॉर पोर्ट एरिया यानी कि जितनी भी जो बंदरगाह है या जो पोर्ट एरिया है उसकी सिक्योरिटी को अरेंजमेंट करने के लिए। दूसरा प्रोवाइडिंग जो भी सिविक एनिमेट्स है, एनिमेट्स का मतलब होता है जो भी सुविधाएं हैं नागरिकों को, जो भी सुविधाएं प्रदान की जाए उसके लिए क्या है आपको बंदरगाह यानी कि न्याय पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए अगर हम बात करते हैं टू मेंटेन ऑर्डर इन पोर्ट एरिया यानी कि जो भी पोर्ट एरिया में जो ऑर्डर हैं उसको मेंटेन करना। पार्लियामेंट फॉर्म्ड इन 1951 अंडर द पोर्ट्स एक्ट यानी कि देखिए जो आपका पोर्ट एरिया बना है यानी कि जो न्यास पैटर्न बना है, जो अगर हम बात करते हैं तो ये कब बना, पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया था 1951 में अंडर पोर्ट एक्ट के तहत। इसका मेन फंक्शंस क्या वो मैंने आपको बता दिया कि देखिए प्रोटेक्ट और जो गाइड है शिप्स एट पोर्ट यानी कि जहाँ पे इसका जो कार्य है बंदरगाह पर
जो भी तोपों की सुरक्षा करना, वो उनका मार्गदर्शन यानी कि डायरेक्शंस दिखाना, और इनके जो चेयरपर्सन्स होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं बाय द पीपल ऑफ द पोर्ट फॉर वॉम द फंड्स आर प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखिए इसका मतलब क्या है, तो जो भी बंदरगाह के लिए जो चेयरमैन चुने जाते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, लोगों के द्वारा ही चुने जाते हैं। और इन्हें जो फंड्स मिलते हैं यानी कि इन्हें जो पैसे मिलते हैं वो किससे दिए जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें पैसे प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो इसलिए आपको क्या देखने को मिलेगा, बंदरगाह यानी कि न्यास जो पैटर्न है आपको देखने को मिलेगा। फिर देखिए अगर हम बात करते हैं एजेंसीज ऑफ स्पेशल पर्पस, तो अंडर दिस स्पेशल टाइप्स ऑफ यूनिट वेयर फॉर्म्ड टू डिटरमाइन स्पेशल टास्क विच आर रिलेटेड टू ग्रुप ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस और म्युनिसिपैलिटीज और अदर लोकल गवर्नमेंट। मतलब देखिए क्या, अगर हम इसके विशेष उद्देश्य की बात करते हैं, जो इसका विशेष मेन पर्पस है वो क्या है, इसके अंतर्गत जितने भी जो स्पेशल टाइप्स के जो यूनिट हैं यानी कि इसके अंतर्गत जितने भी जो कार्य के निर्धारक हेतु विशेष प्रकार की जो इकाइयों का जो गठन किया गया है, जो नगर निगम या नगर पालिका या जो भी अदर लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट्स है वो आपको क्या देखने को मिलेगा। जैसे कि देखिए यही चीज़ एक्चुअली यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गई है, तो इसको देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि क्या क्या देखने को मिलेगा, अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट यानी कि नगर सुविधा न्यास, अर्बन इम्प्रूवमेंट अथॉरिटी, वाटर सप्लाई एंड स्वेज बोर्ड, हाउसिंग बोर्ड, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पावर सप्लाइंग बोर्ड, अर्बन ट्रैफिक बोर्ड, प्लानिंग कमेटी फॉर पंचायत एंड म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस, फिर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। ये सारी चीज़ें आपको क्या है अलग अलग आपको देखने को मिल जाएगा। फिर देखिए आगे की बात करते हैं, तो देखिए हर एक स्टेट यानी कि जितने भी जो राज्य हैं स्टेट लेवल पे यानी कि जिला यानी कि स्टेट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला स्तर पर क्या है एक योजना समिति यानी कि एक प्लानिंग कमेटी का गठन करेगा, जो डिस्ट्रिक्ट के संबंध में यानी कि डिस्ट्रिक्ट के रिलेटेड जो भी पंचायत है या नगर पालिका के द्वारा क्या है तैयार योजना के आधार पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर विकास योजना का क्या करेगा, वो प्रारूप तैयार करेगा। साथ ही साथ इसके साथ ही इस संबंध में राज्य जो स्टेट आपका लेजिस्लेटिव है या स्टेट लेजिस्लेचर है, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर्स के द्वारा क्या है अलग अलग तरीके की जो फैसिलिटीज है या जो रिगार्ड्स है वो क्या है बनाए जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कंपोजिशंस ऑफ अदर सच कमेटी, मेथड ऑफ इलेक्शंस ऑफ मेंबर्स, मेथड ऑफ इलेक्शंस ऑफ मेंबर्स, तो सॉरी यहाँ पे मेंबर्स हो गया, यहाँ पे चेयरमैन हो गया। फिर वर्किंग रिगार्डिंग जो भी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है, तो ये किसके द्वारा बनाया जा सकता है, स्टेट के द्वारा बनाया जा सकता है। फिर देखिए आगे देखें, तो जो 4th बाय 5th जो मेंबर हैं कमेटी के वो इलेक्टेड होंगे, अलग अलग जो इलेक्टेड जो मेंबर्स होंगे वो डिस्ट्रिक्ट पंचायत या म्युनिसिपैलिटी से। जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं कमेटी के शुड बी प्रोपोर्शंस टू द यानी कि रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशंस। मतलब क्या है इसका, देखिए इस समिति के लिए जो 4/5 जो सदस्य होंगे या तो वो डिस्ट्रिक्ट पंचायत या नगर पालिका से क्या होंगे इलेक्ट होकर के आएंगे के माध्यम से चुने जाएंगे। कमेटी के सदस्य की जो संख्या है वो या तो रूरल एरिया या अर्बन एरिया के पॉपुलेशंस के रेशियो के बेस पे होगी। फिर बात करते हैं जो आपका डेवलपमेंट प्लानिंग है यानी कि जो आपका जो डेवलपमेंट प्लान है वो तैयार करते समय समिति को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा या कुछ निम्नलिखित बातों को ध्यान देना यानी कि ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि जो समिति के द्वारा जो बातें को क्या है रिमेम्बर करने के लिए या माइंड में रखने के लिए बात रखेगी, जैसे कि मैटर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस, कि हमारे इन्वायरमेंट को किसी भी तरीके का कोई हार्मफुल ना हो। फिर देखिए डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ फाइनेंस एंड अदर अवेलेबल रिसोर्सेज, मतलब जो भी फाइनेंस है, फाइनेंस का मतलब एक तरीके से आपका इनकम से आ जाता है या पैसों से आ जाता है, यानी कि वित्त व जो भी अदर रिसोर्सेस हैं संसाधन हैं उसका क्या है एक तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन टाइप
फिर तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल विथ सच इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस एज अ मे बी स्पेसिफाइड बाय गवर्नर, मतलब ऐसी संस्थाओं व संगठनों पर परामर्श जो राज्यपाल के द्वारा निर्देशित हो। तीसरा मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, यानी कि मेट्रोपॉलिटन का मतलब होते हैं जो बड़े बड़े शहर होते हैं, नगर होते हैं, यानी कि जैसे हम महानगरीय की बात करते हैं तो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। तो इन बातों का क्या है ध्यान रखने की बात इस कही गई। फिर देखिए अगर बात करते हैं जितने भी जो हर एक राज्य है, यानी कि देयर विल बी मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी इन एवरी स्टेट, यानी कि हर एक स्टेट में क्या है आपको क्या देखने को मिलेगा, मेट्रोपॉलिटन कमेटी देखने को मिलेगा जो कि डिसाइड करता है फॉर्मेट ऑफ डेवलपमेंट, प्लान करता है मेट्रोपोलिस पॉलिस। फिर देखिए किसके द्वारा, स्टेट जो किसके द्वारा, द लेजिस्लेचर कैन बी मेक अ फॉलोइंग रूल्स एंड बाय लॉज इन रिलेशंस टू कमिटी, यानी कि स्टेट क्या करता है, जो लेजिस्लेचर है वो अलग अलग तरीके के रूल्स और लॉ क्या है कमेटी के रिगार्डिंग में बनाता है, जैसे कि कंपोजिशंस ऑफ ईच कंपोजिशंस ऑफ अदर सच कमेटी, कमेटी मेंबर्स, मेथड ऑफ इलेक्शंस, जो कमेटी मेंबर्स कौन देखने को मिलेगा, किस मेथड से इलेक्शंस किस मेथड से चुना जाएगा, या रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर इंस्टीट्यूशंस इन कमिटीज, मतलब कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा अन्य संस्थाओं का समिति में प्रतिनिधित्व। तो इसके रिगार्डिंग में क्या है, जो आपका मेट्रोपॉलिटन कमेटी जो हर एक स्टेट में देखने को मिलेगा वो डिसाइड करता है डेवलपमेंट प्लान को, और ये किस जो रूल्स बनाए जा सकते हैं वो किसके द्वारा, स्टेट के लेजिस्लेचर्स के द्वारा बनाए जा सकते हैं अलग अलग, जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी बता दिया किस किस के रिगार्डिंग में। फिर देखिए अगर हम बात करते हैं जो 2/3 मेंबर जो हैं कमेटी के वो इलेक्ट होके आते हैं कहाँ से, अमॉन्ग इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज, जो कि म्यूनसिपैलिटीज से ही इलेक्ट होके आते हैं। और अगर बात करें प्रेसिडेंट ऑफ पंचायत इन द मेट्रोपॉलिटन एरिया, मतलब क्या है इसका, देखिए अगर यहाँ पे हम बात करें कि पंचायत के अध्यक्ष के माध्यम से क्या है चुनाव, यानी कि के माध्यम से चुने जाते हैं। अगर नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करते हैं कमेटी के, तो वो किसके द्वारा यानी कि प्रोपोगेशन ऑफ पॉपुलेशंस के बेस पे, यानी कि म्यूनसिपैलिटी और पंचायत के जो मेंबर्स होंगे वो किसके बेस पे चुने जाएंगे, पॉपुलेशंस के बेस पे चुने जाएंगे। मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी की बात करते हैं, कीप फॉलोइंग थिंग इन माइंड वाइल प्रिपेयरिंग द ड्राफ्ट, यानी कि जब मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी के द्वारा कुछ भी जो डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में जब कोई ड्राफ्ट बनाया जाता है तो कुछ चीज़ें उनको भी ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे कि इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ प्लान्स प्रिपेयर्ड बाय पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज, यानी कि पंचायत और जो भी नगर पालिकाओं के द्वारा क्या है योजना तैयार किया जाएगा। मैटर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट दोनों के बीच में, यानी कि पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शंस। फिर टारगेट्स एंड प्रियोरिटीज सेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, मतलब क्या है इसका कि देखिए केंद्र सरकार व राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित जो भी लक्ष्य हैं या प्राथमिकताएं हैं, यानी कि पहला प्रेफरेंस वो किसको देते हैं। लास्ट में देखने को क्या मिलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशंस विद सच इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन सच एज द गवर्नमेंट में स्पेसिफाई, मतलब ऐसी संस्थाएं या संगठन से परामर्श जो कि राज्यपाल के द्वारा क्या है निर्देशित किया जा रहा हो। तो इन बातों का भी क्या है उन्हें ध्यान रखना पड़ता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन जिसमें हमने एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर 39 भी कंप्लीट हो चुका है। और देखिए जब मैंने लास्ट टाइम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर डिस्कस किए थे मंडे को, तो मैंने उसमें बता दिया था कि अब जो हमारा वीडियो पैटर्न देखने को मिलेगा वो कुछ न्यू सीरीज में देखने को मिलेगा। जैसे कि हम बात करते हैं मंडे से लेके फ्राइडे तक, मंडे से फ्राइडे तक में आपको क्या है पॉलिटी यानी कि इंडियन पॉलिटी जो अभी हम कंप्लीट कर रहे हैं वो, और चैप्टर बाय चैप्टर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स आपको क्या है देखने को मिलेगा। और सैटरडे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन जो कि आपका प्रीलिम्स के बेस पे था। और संडे को हम पूरा एक वीक का, फुल वीक का, यानी मंडे से लेके सैटरडे तक जो भी करंट अफेयर्स न्यूज़ है उसको हम डिस्कस करेंगे, यानी कि एक तरीके से वीकली न्यूज़ के फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे। अब इसी पैटर्न पे आपको क्या वीडियो देखने को मिलेगा।
अभी जैसे देखिए हमारा जो चैप्टर 39 था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 40। देखिए पहले अब एम लक्ष्मीकांत खत्म कर लेते हैं, उसके बाद 2 इकोनॉमिक्स तो खत्म हो ही चुकी है, क्लास 9th और 10th की खत्म हो चुकी है। एम लक्ष्मीकांत खत्म होने के बाद हम 11th एंड 12th की इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर देंगे। तो अभी फोकस रहेगा मेनली हमारे केस पे आप सिर्फ और सिर्फ एम लक्ष्मीकांत पे। एम लक्ष्मीकांत खत्म होने के बाद हम इकोनॉमिक्स कंप्लीट करेंगे। इकोनॉमिक्स कंप्लीट होने के बाद हम फिर एनसीईआरटी जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे। जियोग्राफी कंप्लीट होने के बाद हम दूसरा जो टॉपिक है फिर हिस्ट्री स्टार्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका पैटर्न आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।